असित नाथ। आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने मित्र असित नाथ तिवारी का। आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। बात होगी कि बिहार के भविष्य का नेतृत्व कैसा होना चाहिए, बिहार के भविष्य का नेता कौन हो सकता है। आज़ादी की लड़ाई के बाद आज़ादी के जो लड़ाके थे, हमारे राष्ट्र नायक थे, उन्होंने देश का ही नहीं अलग अलग राज्यों का भी नेतृत्व किया। आज़ादी की लड़ाई से निकले नेताओं ने तब बिहार का भी नेतृत्व किया। लंबे अरसे तक बिहार का नेतृत्व वही लोग करते रहे जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहे। उसके बाद बिहार में सन 74 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में मूवमेंट हुआ, एक विशाल आंदोलन खड़ा हुआ। केंद्र की इंदिरा सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी, सत्ता गंवानी पड़ी। इंदिरा गांधी चुनाव हारी और फिर जेपी मूवमेंट से निकले नेताओं का क्षेत्रीय राजनीति में दबदबा बढ़ा। राष्ट्रीय राजनीति में वो बहुत प्रभावी तो नहीं हुए, लेकिन इतने प्रभावी जरूर हो गए कि समय समय पर राष्ट्रीय सत्ता में हिस्सेदारी लेते रहे। लेकिन राज्यों की राजनीति में, उत्तर भारत के राज्यों की राजनीति में उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्यों में तो जेपी मूवमेंट के बाद निकले नेताओं ने एक तरह से पूरी राजनीति अपनी मुट्ठी में कर ली। बिहार में जेपी मूवमेंट से निकले नेताओं का दबदबा बढ़ा और लालू प्रसाद यादव जेपी मूवमेंट से निकले पहले नेता थे जो बिहार का मुख्यमंत्री बने। जेपी मूवमेंट से ही निकले नीतीश कुमार ने फिर बिहार का नेतृत्व किया। जेपी मूवमेंट से ही निकले सुशील कुमार मोदी बड़े नेता हुए। जेपी आंदोलन के न जाने कितने ऐसे नेता हुए जिन्होंने बिहार की राजनीति को प्रभावित किया और आज तक जेपी आंदोलन से निकले नेताओं के हाथ में बिहार की राजनीति कमोबेश है। लेकिन अब बिहार अलग पड़ाव पर खड़ा है, क्योंकि जिस तरह से आज़ादी से निकले हमारे नायक एक उम्र के बाद बूढ़े हो गए, फिर जेपी मूवमेंट के लोग आ गए, उसी तरह जेपी आंदोलन से निकले हमारे नायक अब एक उम्र पूरी कर चुके हैं। उनमें ज़्यादातर नेता 70-80 साल के हो चुके हैं और अब उनमें इतनी बौद्धिक शारीरिक क्षमता नहीं बची है कि वो इतने बड़े राज्य का शासन ठीक से चला सके। ऐसे में बिहार किधर आगे बढ़ेगा, बिहार की जनता तय करेगी। और जनता हर बार अपने मन से तो तय करती नहीं है, कई बार परिस्थिति सापेक्ष फैसले जनता लेती है। परिस्थितियां कैसी होंगी, परसेप्शन बनाने में आजकल मीडिया की बड़ी भूमिका हो गई है। मीडिया किस तरह का परसेप्शन बना देगा हम नहीं जानते। फिलहाल एक मुद्दे पर आज चर्चा करते हैं कि क्या बिहार यूथ के साथ जाएगा, बिहार के जो युवा नेता हैं क्या बिहार उनके साथ जाएगा। बारी बारी से एक एक आदमी की चर्चा करते हैं। बिहार में जनाधार वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं तेजस्वी यादव, युवा हैं, लालू प्रसाद यादव के दूसरे बेटे हैं और राजद की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखते हैं। सिर्फ राजद की राजनीति पर ही उनकी मजबूत पकड़ नहीं है, उनकी मजबूत पकड़ राजद संगठन से लेकर राजद के वोट बैंक पर भी है। 2020 के चुनाव में वो अकेले सबसे जूझ रहे थे। एनडीए की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के बड़े नेता अमित शाह, जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता उनके खिलाफ थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके खिलाफ थे, लेकिन वो अकेले अपने दम पर घूम रहे थे। अकेले तेजस्वी सारा चुनाव प्रचार कर रहे थे। बावजूद इसके बिहार की जनता ने 2020 के चुनाव में राजद को ही विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बनाया था। सर्वाधिक सीटें राजद को आई थी। तेजस्वी यादव की पकड़ ठीक ठाक है अपने संगठन पर और अपनी पार्टी पर और अपने मतदाताओं पर, लेकिन क्या इतने से तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे? सवाल यहीं आके अटक जाता है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पिताजी ने जो समीकरण बनाया मुस्लिम और यादव, उस समीकरण में कुछ दूसरा तेजस्वी जोड़ नहीं पाए। A to Z की पार्टी वो बताते तो रहे, लेकिन सही मायने में राजद A to Z की पार्टी बन नहीं पाई और सिर्फ मुस्लिम और यादव समीकरण लेकर
बहुमत के साथ बिहार में सरकार बना लेना असंभव जैसा दिखता है। तो तेजस्वी यादव को अगर बिहार का नेतृत्व करना है तो उन्हें निश्चित तौर पर दल ही नहीं, दिल को बड़ा बड़ा करना होगा, और जब दिल बड़ा होगा तभी दल बड़ा होगा, और जब दल तब बड़ा होगा जब मुस्लिम यादव के अलावा उस समीकरण में वो बिहार की कुछ अन्य जातियों को भी शामिल करने में सफल हो पाएंगे। फिलहाल वो सफल नहीं हो पाए हैं। अब बात करते हैं एक और युवा चेहरे की। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके पहले अन्य कई पार्टियों में रह चुके हैं, फिर वो भाजपा में आए हैं। उनके पिताजी शकुनी चौधरी अपने समय के बड़े राजनेता रहे हैं, अपने इलाके की राजनीति को मजबूती से प्रभावित करने वाले राजनेता रहे हैं, समाजवादी धारा के नेता रहे हैं। सम्राट चौधरी की खासियत यह है कि उनके पास भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कैडर है, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत समर्थक हैं, गांव गांव बूथ बूथ पर ताकतवर लोग खड़े हैं। लेकिन सम्राट चौधरी की कमजोरी क्या हो सकती है? सम्राट चौधरी की कमजोरी है कि तमाम ताकत मिलने के बावजूद, संगठन की तरफ से तमाम ताकत मिलने के बावजूद वो बिहार का सर्वमान्य नेता अभी तक नहीं हो पाए हैं। उन्हें नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर अभी तक नहीं देखा जा रहा है। उनका जो अपना क्षेत्र है खगड़िया और उसके आसपास, वहाँ तारापुर, वहाँ तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन उसके बाहर मुंगेर, खगड़िया, इसके आसपास तो वो ताकतवर हैं, लेकिन उसके बाहर वो अभी अपना जनाधार खड़ा नहीं कर पाए हैं। भाजपा का जनाधार है, उनका अपना जनाधार, उनके अपने समर्थक हों, उनके अपने चाहने वाले हैं, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखने वालों की भीड़ खड़ी नहीं हो पाई है। कुछ संख्या में लोग जरूर हैं जो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ संख्या किसी को बिहार का नेतृत्व सौंपने में सक्षम नहीं हो सकती। सम्राट चौधरी को अपने इलाके से बाहर निकलकर पूरे बिहार में अपना जनाधार मजबूत करना होगा। वो एक विकल्प हो जरूर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रयास भी उन्हीं को करना होगा। अब बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। रामविलास पासवान विषम परिस्थितियों से, विषम सामाजिक आर्थिक स्थितियों से बाहर निकले, डीएसपी बने, और डीएसपी बनने के बाद राजनीति में आए और राजनीति में इतिहास रच दिया। विधायक से लेकर सांसद तक, केंद्रीय मंत्री तक, आजीवन केंद्रीय मंत्री रहे। मृत्यु परंत केंद्रीय मंत्री रहते हुए ही उनकी मृत्यु हुई। चिराग पासवान उनके बेटे हैं। रामविलास पासवान अपनी पार्टी में, संगठन में अन्य कई जातियों के लोगों को भागीदारी देते थे, ठीक चिराग पासवान भी वही कर रहे हैं। रामविलास पासवान की मजबूत पकड़ सिर्फ अपनी जाति, मतलब दुसाध जाति में ही नहीं थी, बल्कि दुसाध जाति से बाहर भी वो थोड़ी बहुत अच्छी पकड़ रखते थे। यही कमी चिराग पासवान में है। चिराग पासवान की पकड़ अपनी जाति पर तो है, दुसाध जाति तो उन्हें अपना नेता मानती है, दुसाध मतदाता उन्हें अपना नेता मानते हैं, लेकिन चिराग पासवान दुसाध जाति से बाहर अपना जनाधार नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वो एक सीमित वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जिसे राजनीति में, राजनीति शास्त्र में दबाव समूह, मतलब प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर लोजपा आर को लेकर आगे तो बढ़ रहे हैं। वो लोजपा आर को पूरे बिहारी समाज की पार्टी बनाने में अभी भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और एक बड़ी बाधा है कि तेजस्वी यादव ऊर्जावान होते हुए भी, लोगों के बीच लोकप्रिय होते हुए भी अभी मुख्यमंत्री का विकल्प नहीं बन पा रहे हैं। मुख्यमंत्री का विकल्प बनने के लिए उन्हें अपनी जाति के बाहर भी, दूसरी जाति के बीच भी अपना जनाधार बनाना होगा, जिसमें वो अभी सफल नहीं होते दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इसके पहले वो लेफ्टिस्ट थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं, बेगूसराय के रहने वाले हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। बहुत सारी बातें आपको दिख रही हैं, लेकिन कन्हैया कुमार कहाँ चूक रहे हैं? दरअसल कन्हैया कुमार के खिलाफ बीजेपी ने एक अभियान चलाया और उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना बताया।
जिस टुकड़े टुकड़े गैंग की बात होती है, जेएनयू में लगे जिस नारे की बात होती है, वो नारा फर्जी था, वो पूरा वीडियो फर्जी था। ये प्रमाणित हो चुका है कोर्ट में भी। जिस टीवी चैनल ने वो पूरा वीडियो चलाया था, उस टीवी चैनल ने भी सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग ली है। ये सब कुछ होने के बावजूद टीम कन्हैया या कांग्रेस पार्टी जनता के बीच ये बात पहुंचाने में पूरी तरह से नाकाम रही कि कन्हैया कुमार को बदनाम करने के लिए जो वीडियो चलाया गया था वो पूरी तरह से फेक था, वो पूरी तरह से झूठा था। जबकि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी चैनल भारत के एक एक आदमी के मन और मिजाज में बात भर चुके हैं कि कन्हैया कुमार की रैली में देश विरोधी नारे लगे थे, देश को तोड़ने वाले नारे लगे थे। उस फेक वीडियो को फेक भी नहीं बता पा रही कांग्रेस लोगों के बीच जाके, और टीम कन्हैया भी नहीं बता पा रही है। कन्हैया कुमार की राजनीति में ये एक बड़ी बाधा है। दूसरी बड़ी बाधा है कि क्या बिहार कांग्रेस के पुराने नेता उन्हें तहे दिल से स्वीकार करेंगे। ये भी एक बड़ी मुश्किल है। उनकी अपनी जाति, भूमिहार जाति, क्या उन्हें ठीक से स्वीकार करेगी? क्या उसमें वो काम कर रहे हैं? ये भी एक बड़ी चुनौती कन्हैया कुमार के साथ है। अगर कन्हैया कुमार इस पर काम कर लेते हैं, उनकी पार्टी इन तमाम मुद्दों पर काम कर लेती है, तो फिर कन्हैया कुमार का एक जनाधार बन सकता है। फिलहाल कन्हैया कुमार बहुत प्रयास करते नहीं दिख रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक पदयात्रा जरूर की। पदयात्रा में यूथ कांग्रेस के लोग तो दिखे, जन भागीदारी शून्य रही, आम आदमी की भागीदारी शून्य रही। और बिहार जैसे बड़े स्टेट का नेता बनने के लिए आम आदमी के दिलों में उतरना होगा। ये फिलहाल कन्हैया कुमार नहीं करते दिख रहे हैं। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं। उन्होंने अब पार्टी भी बना ली है, जन सुराज नाम की उनकी पार्टी है। पार्टी बनाने के पहले उत्तर बिहार का जबरदस्त दौरा उन्होंने किया, गांव गांव गए, लोगों से बातचीत की। गांव गांव के लोग उन्हें पहचानते हैं, शहर शहर के लोग उन्हें पहचानते हैं। कन्हैया कुमार पहचान के माफ कीजिएगा, प्रशांत किशोर पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री का विकल्प बनता दिख रहे हैं? प्रशांत किशोर खुद कई बार कह चुके हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर क्या करेंगे? फिर अगर शौक नहीं है तो क्या करने आए हैं राजनीति में? कह रहे हैं बिहार बदलने आए, तो बिहार को क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे प्रशांत किशोर? ये वो बिहारी लोगों को समझाने में भी नाकाम रहे हैं। उनके पास बिहार को बदलने का बस एक ही नजरिया है कि हम शराबबंदी खत्म कर देंगे, और शराबबंदी खत्म हो जाने के पास इतना पैसा आ जाएगा, और जैसे ही इतना पैसा आएगा बिहार बदल जाएगा। तो शराबबंदी के पहले जब शराबबंदी नहीं थी तब बिहार क्यों नहीं बदल गया था? तब तो पैसे आ रहे थे। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार की समस्याओं से तो अवगत है, लेकिन प्रशांत किशोर समस्याओं के समाधान की बस किताबी बातें कर पा रहे हैं। वो बहुत व्यवहारिक बातें नहीं कर पा रहे हैं, और यही प्रशांत किशोर से जाके बड़ी चूक हो जा रही है। प्रशांत किशोर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं, अभी इसमें भी लोगों को संदेह, और लोगों को छोड़िए उनकी पार्टी के लोगों को ही संदेह है। ये यूथ चेहरे बिहार के पास उपलब्ध तो हैं, लेकिन अभी ये मजबूत विकल्प नहीं बन पा रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। जेपी आंदोलन से निकले लोग अब बूढ़े हो गए हैं, और सही मायने में बिहार को एक सक्षम नेतृत्व की जरूरत है। विजनरी नेता बिहार को चाहिए तो जरूर, लेकिन ये पूरे बिहार की विफलता है कि इतना बड़ा बिहार विकल्पहीन है। विकल्प देना बिहार की जनता का भी तो दायित्व है। नमस्कार।